रात के करीब 10 बज रहे थे। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा चबूतरा था जिस पर कुछ बच्चे जिनकी उम्र 15 से 16 के आसपास की थी वो आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं के पास एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, काकी काकी आज एक भूतिया कहानी सुनाइए ना, काफ़ी दिन हो गए आपने नहीं सुनाया। उस बच्चे की यह बात सुनकर सभी बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और वो लोग भी जिद करने लगे और कहने लगे कहानी सुनाने को। तभी उस बूढ़ी काकी ने उन सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम दोबारा कभी कहानी सुनने नहीं बोलोगे। ये कहते हुए उन्होंने सबको एक नज़र से देखा और फिर हल्की मुस्कुरा उठी क्योंकि सभी बच्चे खुशी से अपने चेहरे पर दोनों हाथ टिकाए बैठ गए थे। रात के 2 बज रहे थे। चंद्र नाम का एक लड़का जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास की थी वो अपने घर में चारपाई पर बड़ी ही आराम से सो रहा था। तभी ना जाने कहां से घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रोने की आवाज़ें इतनी भयानक थी कि उस आवाज़ से चंद्र की नींद टूट गई और वो घबरा गया। जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया। उसने बिना देरी किए दरवाजे को खोला और बाहर देखा तो दूर एक घर में लाइट जल रहे थे और उस घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा थी जिसे देखकर चंद्र पसीने से तरबतर होने लगा। उसने अपने माथे पर से अपने पसीने को हाथों से साफ किया और घबराते हुए उसके कदम अपने आप ही उस घर की ओर बढ़ गए। इधर इस घर में 4 लोग जो एक चादर से लिपटे हुए शख्स के पास बैठकर रोए जा रहे थे। वो शख्स उस चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। बाहर बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। कई लोग इस घर के सदस्यों को शांत करा रहे थे। कुछ स्त्रियां आपस में आज की हुई घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी चंद्र अपने धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस घर के पास पहुंचा। उसके कदम अब थमने लगे थे और उसकी धड़कनें भी बढ़ चुकी थे और अपने आप को वो रोक ना सका। उसने भीड़ को चीरते हुए जब घर के दहलीज पर कदम रखा तो सुन्न रह गया। उसने देखा सामने एक शख्स चादर ओढ़े हुए जमीन पर शांत लेटा हुआ था और पास ही में एक महिला जिसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। चंद्र वहीं बैठ गया और उसने धीरे से जब चादर हटाया तो सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा दिखा जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया क्योंकि उसके सामने उसकी दोस्त यानी कि चित्रा की भयानक तरीके से मौत हुई पड़ी थी और वो मौत उसकी आंखों में खंजर घोंपने की वजह से हुई थी। चंद्र वहां से उल्टे पांव भाग आया। उसकी आंखों में डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था। रात भर चंद्र को नींद नहीं आई। वो ना तो सही से लेट पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। वो बस करवटें बदलते जा रहा था। अभी तक वो यही नहीं जान पाया था कि चित्रा की मौत अचानक से हुई तो हुई कैसे। सुबह के 6 बज चुके थे। चित्रा की लाश को कंधे पर उठाया गया और कुछ देर बाद उसकी लाश शमशान घाट पर पहुंच गई। शमशान घाट पर पहुंचते ही
उन लोगों ने चित्रा की लाश को जमीन पर लिटाने लगे। उसी शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक गहरा काला कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था, और उसके बगल में एक बड़ा सा सूखा पेड़ भी था जिसकी डाल कुएं के ऊपर लहराती रहती थी। उन लोगों ने जैसे ही लाश को उठाकर चिता पर रखा, तभी अचानक से मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ साथ तूफान भी खड़ा हो गया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी, जिससे उन लोगों के हाथों से लाश छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर से चादर हवा में उड़ गई। इधर चंद्र को अजीब सी बेचैनी हो रहे थे। वो वहां से उठा और चुपचाप शमशान घाट की तरफ चल दिया। आज उसे एक शख्स से मिलना था और पता लगाना था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यही सब सोचकर वो उससे मिलने चल दिया। इधर जो लोग शमशान घाट पर गए थे, उनका खड़ा रहना हद से ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि तूफ़ानी हवाएं इस तरह आतंक मचा रहे थे कि उनका रुकना संभव नहीं लग रहा था। वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े थे। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा, जिनके लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, हाथ में लिए तांबे का कमंडल लिए वो आ चुके थे और तूफानी हवाओं को देखकर आश्चर्य में पड़ चुके थे। उन हवाओं को देखते हुए वो उन लोगों के पास आए और तेज और गहरी आवाज में बोले, सर्वनाश, घोर पाप, वो आ गई है। वो सालों से तपस्या कर रहे थे और आज उसकी तपस्या पूरी हो गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका अंत निश्चित है। उस बाबा की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए और घबराते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं बाबा? कौन आ गई है जिसकी तपस्या पूरी हो गई? जिसे कुछ सालों पहले तुम्हारे ही गांव के कुछ लोगों ने जिंदा मौत के घाट उतार दिया था और उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया, वही आ गई है। तांत्रिक ने उन हवाओं को घूरते हुए बोला। तभी चंद्र वहां पहुंच गया और जब उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा बवंडर जो तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला रहा था। अब क्या होगा बाबा? अब हम लोग कैसे बचेंगे? अब कोई रास्ता बताइए। सभी लोगों ने एक साथ कहा। तभी उन लोगों की नज़र चित्रा की लाश पर गई। जहां उन लोगों ने लाश को गिराया था, वहां से लाश अब गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर वो लोग और भी ज़्यादा घबरा गए। तभी तूफानी हवाएं धीरे धीरे शांत होने लगी और सब पहले जैसा होने लगा, जिसे देखकर वो लोग भी सोच में पड़ गए। इधर चंद्र भी अपनी आंखें तेजी से बंद कर लिया था। जब बवंडर उसके काफ़ी नज़दीक आ गया था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि बवंडर वहाँ से गायब हो गया और सब चीज़ें पहले के जैसे सामान्य हो गई। इधर चित्रा की लाश वो गायब हो चुके थे, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे और ये सब हो गया। तभी चंद्र चलते हुए उन लोगों के पास पहुंचा और सामने तांत्रिक को प्रणाम किया, जिसे देखकर तांत्रिक को ना जाने कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत पूछा, तुम चंद्रकला के बेटे हो ना? चंद्र? हाँ हाँ महाराज, मैं चंद्र ही हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? चंद्र ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, बेटा तुम जब 10 साल के थे ना, तो चंद्रकला जी तुमको एक बार मेरे पास लेकर आए थे और तुम्हारी कुंडली देखने के लिए कहा था। मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारी कुंडली किसी ऐसी स्त्री से जुड़ी हुई है जो इस धरती पर जिंदा ही नहीं है
और तुम जिसे भी प्रेम करोगे वो या तो पागल हो जाएगी या फिर उसकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर तांत्रिक ने चंद्र का हाथ पकड़ा और भीड़ से दूर करते हुए कहा, बेटा, ये चित्रा, ये उसी का काम है। चित्रा तुमसे प्यार करने लगी थी और ये वो समझ गई, और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो। ये सुनकर चंद्र के तो जैसे होश ही उड़ गए। चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इतना ज़रूर समझ गया था कि ये जो कुछ भी है ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। तभी चंद्र ने तांत्रिक को कहा, बाबा, तो फिर इसका उपाय क्या है? ऐसे तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ इसमें? तो इस पर तांत्रिक ने चंद्र की ओर बड़ी ही गौर से देखा और फिर कहा, एक रास्ता है बेटा, मगर थोड़ा मुश्किल है। इस पर चंद्र ने कहा, अब कुछ नहीं करने से बढ़िया तो मुश्किल रास्ता ही है। आप बस बताइए क्या करना है, मैं वो कर दूंगा। जिसके बाद बाबा ने चंद्र को बताना शुरू किया, तुम्हें मेरे साथ एक यज्ञ में बैठना होगा। मैं उस शैतानी शक्ति को बुलाऊंगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, मगर मैं तुम्हें एक खंजर दूंगा जो कि सिर्फ उसी पर काम करेगा, और तुम्हें ही वो खंजर उसके सीने में उतारना होगा, तभी ये सब खत्म होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुनकर चंद्र कुछ देर सोच में पड़ गया, मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो राजी हो गया। तांत्रिक ने कहा कि यज्ञ अमावस की रात को होगा। वैसे ही ठीक अमावस की रात आई और फिर तांत्रिक और चंद्र यज्ञ करने बैठ गए। चंद्र एक गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ था। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, ठीक वैसे ही उसने उस शैतानी शक्ति को बुला ही लिया। चंद्र ने देखा कि वो शक्ति, वो जो कुछ भी थे, बहुत ही खूबसूरत थे। वो जैसे जैसे चंद्र के करीब आ रहे थे, चंद्र की धड़कनें और भी तेज होती जा रहे थे, मगर अंदर ही अंदर उसकी आंखों के सामने बस चित्रा का चेहरा आ रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो शैतानी शक्ति एकदम से चंद्र के करीब आई और तभी चंद्र ने अपने पीछे से वो खंजर निकालकर सीधे उसके सीने में घोंप दिया। ऐसा करते ही वो शैतानी शक्ति एकदम से पीछे को हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चंद्र की ओर बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा और फिर एकदम से हवा में जैसे धुआं हो गई, काला धुआं। ये देखकर चंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर आया और उस दिन के बाद से सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। किसी कब्रिस्तान में जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता, वहाँ ज़िंदगी और मौत एक अजीब खेल खेलती है। ऐसी जगह पर लोग कम ही जाते हैं या वो जगह बंद ही होती है। तब इन जगहों पर कुछ शैतानी ताकतें अपना कब्जा जमा लेती हैं। इन बुरी और शैतानी आत्माओं को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति या धर्म से हो। उनको ये बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम इंसान हो, और इस वजह से वो शैतानी ताकतें इंसान को बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है। ये बात उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त को इन सारी बातों पर बहुत ही रोमांच आता था।
इन कहानियों को सुनने में बड़ा मज़ा आता था। तो इस सिलसिले में मेरे दोस्त ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा, तेरे घर पर आऊँ या बाहर मिलना है? तो उसने कहा, बाहर मिलते हैं, तुझे एक इंसान से मिलवाऊंगा। उसके ये कहते ही मुझे पता लग गया कि मुझे कोई कहानी सुनने को मिलेगी। उसने घर के पास एक छोटे से ढाबे पर बुलाया। मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरा वो पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। वहाँ बैठकर हमने चाय और पराठे का ऑर्डर दिया और फिर एक इंसान और आया जिसके बारे में दोस्त ने कहा था। वो भी आकर हमारे पास बैठ गया। उसका नाम मनोज था। वो हमसे उम्र में काफ़ी बड़ा था। मनोज उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का रहने वाला था। उसको देख मैं थोड़ा हिल सा गया। मैंने देखा कि उसकी आंखें और कैसे कानों की तरफ से जैसे उसके कान जलकर चिपक गए हैं। वो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है। क्या पता उसे बचपन से कोई बीमारी हो। एक ख्याल ये भी आया कि क्या पता उसके साथ बचपन में ही कुछ हुआ हो। मनोज के बारे में दोस्त ने बताया कि वो नौकरी के लिए हल्द्वानी से यहाँ आया था। कई जगहों पर कोशिश करने के बाद भी कहीं बात नहीं बनी। तो मनोज ने नौकरी के बारे में अपने किसी रिश्तेदार से बात करी तो उन्होंने कहा, तू तो हट्टा कट्टा है, कहीं चौकीदारी ही कर ले जब तक कि कहीं कोई अच्छी नौकरी नहीं लगती। मनोज ने बताया कि ये बात तब की है जब मनोज 25-26 साल का रहा होगा। फिर उसने इसके बाद 2 जगह और कोशिश की और फिर एक जगह बात बनी। उस इलाके में एक नाला था जिसकी वजह से हवा में नमी, बदबू और ठंडक थी। वो उस इलाके में रात को साइकिल पर निकलता। उसके पास एक डंडा होता था जिससे पीछे साइकिल पर फंसा कर रखता था। गले में एक सीटी थी जिसे बीच बीच में बजाता था ताकि लोगों को पता रहे कि आराम से सो सकते हैं, बाहर चौकीदार घूम रहा है। उसके पास एक टॉर्च भी था क्योंकि कोई कोई जगह पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। आजकल तो खैर इतने चौकीदार नहीं होते हैं। पहले तो उनके डंडे की आवाज़ और सीटी की आवाज़ से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। मनोज ने बताया कि वो दिन में आराम करके रात को करीब 11 बजे तक निकल जाया करता था। रोज का यही काम था और वो अब गलियों को अच्छे से पहचान भी गया था। जिस इलाके में वो काम किया करता था वहाँ एक तरफ कुछ झुग्गियाँ बनी हुई थी और बीच में एक बड़ी सी दीवार। उसके दूसरी तरफ नाला, कब्रिस्तान और शमशान घाट बने हुए थे। कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा था और उससे चारों तरफ से बाउंड्री की दीवारों से घिरा हुआ था। मनोज ने बताया कि जब मुझे यहाँ नौकरी मिली थी तो किसी ने भी मुझे उस कब्रिस्तान के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन जब मैं उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि कोई किसी चीज़ को खा रहा है। जब मैं उसके पास गया तो उस चीज़ ने मेरे ऊपर कुछ फेंका और मुझे होश अस्पताल में आया, जहां मुझे पता चला कि मैं 2 साल से बेहोश था। और जब मैंने अपनी शक्ल आईने में देखी तो मैंने देखा कि मेरी आँखें जली हुई है और मेरे कान की तरफ चिपकी हुई थी। मगर वो चीज़ क्या थी जो खा रहे थे? मेरा मानना है कि शायद वो ज़मीन से लाश निकाल कर खा रहे थे। हालांकि अंधेरा काफ़ी था इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया, मगर जहाँ तक मुझे आइडिया है ऐसा ही कुछ हो रहा था। और वो शक्ल मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूल सकता। वो शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वो जो कोई भी था वो इंसान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।